हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में, है ना। पार्ट 4 ऑफ चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्लास 9। और आज हम इस अंतिम पार्ट है सेल का, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। लास्ट टाइम हमने मतलब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से समझा था, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को समझा था, गोल्जी apparatus को समझा था। आज हम लाइसोसोम को समझेंगे, प्लास्टिड्स को समझेंगे, वैक्यूल्स को समझेंगे और सेल डिवीजन समझेंगे, जो कि मतलब सेल में एक सेल ऑर्गेनल के थ्रू होता है, जिसे हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं, चाहे हम लोग उसे सेंट्रीयोल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है, सेल ऑर्गेनल्स है ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, है ना, और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाइसोसोम से हम इस चीज़ को समझते हैं। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइसोसोम एक ऐसे एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कैसे ये जितने भी हम लोग ईआर पढ़े थे, है ना, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होता है ना। इसमें लाइसोसोम दिया हुआ है, देखिए ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बॉन्ड गोल गोल से स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मेम्ब्रेन बॉन्ड टाइप का फैला हुआ रहता है, स्ट्रक्चर्स गोल गोल टाइप का, छोटा छोटा बॉल टाइप का है, मेम्ब्रेन बॉन्ड है ना। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है वो, और इसका कुछ 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 फंक्शंस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके फंक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये कभी कभी क्या होता है ना कि बाकी सेल ऑर्गेनल से भी मतलब इसका फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है सेल में, है ना। उस चीज़ को हमको समझना है। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बताया था ईआर के बारे में। ईआर दो तरीके का होता है, मैंने बताया था आप लोग को। ईआर दो तरीके का होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया, अगर आप लोग को याद होगा। एक होता है SER और एक होता है RER। ठीक है, तो SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़ बताया था, और उस बात पे आपको गौर करना था। मैंने ये बताया था कि जो SER होता है ना, वो फैट्स को बनाता है, यानी लिपिड्स को बनाता है ना, फैट्स मॉलिक्यूल्स को बनाता है, और उसका मेन काम है इंजाइम बनाना, है ना। इंजाइम बनाता है, और ये इंजाइम जो है, ये जो इंजाइम जो है, इस इंजाइम को ये लाइसोसोम को देता है। और ये इंजाइम का फंक्शन क्या है, अभी हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंजाइम बनाता है, और ये आर्या प्रोटीन बनाता है ना। और ये जो फैट और प्रोटीन जो है, ये मिलकर मेम्ब्रेन बनाता है, सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है। इसी जब मेम्ब्रेन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, जो हमने लास्ट पार्ट में, है ना, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस पार्ट में हमको लाइसोसोम का फंक्शन पढ़ना है। इस पार्ट का जो पहला सेल ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम, और लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड को डाइजेस्ट करता है, और ये चीज़ है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ना एक फ्लूइड चाहिए, है ना। तो फूड तो ऐसे तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, तो ये डाइजेस्ट होता है इंजाइम से। और ये इंजाइम जो होता है, लाइसोसोम को कौन देता है, ये इंजाइम जो होता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स। इस डाइजेस्टिव इंजाइम जो भी है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव इंजाइम लाइसोसोम को SER यानी नॉर्मली हम कह सकते हैं ER प्रोवाइड करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है लाइसोसोम को, जिससे वो फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि यही जो है लाइसोसोम जो है, ये एक्सक्रीशन भी करवाता है सेल में। एक्सोसाइटोसिस आप लोग को याद होगा, मैंने आपको बताया था आप लोग को कि एक्सोसाइटोसिस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लाइसोसोम क्या करता है ना, सेल से वेस्ट मटेरियल्स को, वेस्ट एलिमेंट्स को सेल से बाहर निकाल देता है। तो इसी को आप लोग एक्सक्रीशन भी कहते हैं, रिमूवल ऑफ द वेस्ट। तो सेलुलर लेवल पे हो रहा है ना। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, और इसी को हम लोग सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं, मैंने ये भी आपको बताया था, है ठीक है। तो जहाँ तक अगर याद नहीं आ रहा आप लोग को, तो लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए। तो दो फंक्शन हो गया, पहला फूड डाइजेशन करता है, उसके बाद ये वेस्ट मटेरियल को सेल से निकाल देता है। ठीक है, ये सब चीज़ करता है। तो ये सब कुछ मैंने आप लोग को फंक्शंस बताया था, और अभी मैंने आपको लाइसोसोम का बताया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जब लाइसोसोम फूड के जब कोई फूड पार्टिकल जब
सेल के अंदर आता है। प्रोसेस आपको पता होगा, प्रोसेस का बेडाबडेल होगा। तो ये आपका होमवर्क है। ये कौन सा वो प्रोसेस था, फूड का एंट्री करता है, कैसे की पारी एंट्री करता है सेल में, उस प्रोसेस का आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब होता है जैसे कि कोई चीज़ सेल के अंदर एंट्री किया, तो कभी कभी क्या होता है ना, उस फूड पार्टिकल के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ना कुछ खराब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं सेल में, तो वो सेल को बीमार कर देते हैं, सेल को डैमेज कर देते हैं। तो ये लाइसोसोम पता है क्या करता है, ये सेल को ब्रस्ट कर देता है, डैमेज सेल को ब्रस्ट कर देता है, यानी खत्म में तबाह कर देता है। जाओ ना, तुम रहेगा एक सेल है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर क्या होता है, एक सेल तो अगल बगल में तो बहुत सारा सेल होता होगा। अब वो कहीं ना कहीं नहीं होता, जैसे कि एक बोरा में आलू और एक आलू खराब है तो सभी आलू खराब हो जाता है। उसी तरीके से अगर एक सेल खराब है तो सभी सेल को खराब कर देगा। तो लाइसोसोम क्या करता है, इस जो सेल है इसको, डैमेज सेल को पूरा खत्म चीड़ फाड़ करके बराबर करता है, सेल ही को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स कहते हैं, ठीक है। और वो वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर भी निकालता है, इसीलिए उसको गार्बेज भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये सेल को ही पूरे डैमेज सेल को खत्म कर देता है और गार्बेज को सेल से बाहर निकालता है, इसलिए इसको हम लोग गार्बेज बैग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा ना तो एग्जामिनर आपसे पूछ सोचेगा हाँ बच्चा पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हो गया। अब देखिए सुसाइड क्यों कर लेता है, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय क्यों देता है, क्योंकि पता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बीमारी फैलाने वाला कोई वायरस बैक्टीरिया सेल के अंदर एंट्री करेगा तो सेल को नुकसान ही करेगा। सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, सेल का जो अलग अलग फंक्शन सबको डिस्टर्ब करेगा और कहीं ना कहीं वो पूरे सेल के साथ साथ अगल बगल के सेल को भी खराब कर सकता है, फिर इंसान बीमार पड़ जाएगा, उसका मतलब समझ रहे हो। तो इसीलिए इसका मेन काम यही है। तो पहला तो फंक्शन हमने लाइसोसोम को याद कर लिया, पहला ये एंजाइम्स के थ्रू फूड पार्टिकल्स को, फूड को डाइजेस्ट करता है। दूसरा, अगर सेल डैमेज हो गया तो उसको ब्रस्ट करके खत्म कर देते हैं कि बाकी सेल्स डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल को भी सेल से बाहर निकालते हैं, इसलिए हम उसको गार्बेज बैग भी कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम एक नए सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो कि है प्लास्टिड्स। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसके तो सब पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर सकते हैं, लेकिन हम प्लास्टिड्स समझ लेते हैं। तो ये बात जान लीजिए, प्लास्टिड्स केवल और केवल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ओनली प्लांट सेल। जब हम जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ेंगे तो इसमें इस बात पे गौर दीजिएगा। चार पॉइंट्स में आपको मेनली 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, और ये यही होता है, इतने मेनली यही डिफरेंस ही होता है दोनों में। तो ये सब चीज़ें, तो प्लास्टिड समस्या, प्लास्टिड्स 3 टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन बुक में अब 2 ही टाइप का लिखा है। देखिए यहाँ पे लगता है मिस्टेक हो गया, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड लिखा हुआ है, लेकिन इसका 3 टाइप होता है। पहला हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा हो गया यहाँ पे हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। और थर्ड हो गया यहाँ पे हम लोग का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब सुनिए, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर प्लास्टिड होता है। आपको यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं A to Z सब एक धीरे धीरे करके सब समझाऊंगा, ठीक है। ये कलर प्लास्टिड्स होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, नहीं तो वाइट होता है, ठीक है। और ये ग्रीन होता है, ठीक है, मेनली ग्रीन होता है, नहीं तो ये और हल्का फुल्का और कलर हो सकता है, जैसे कि कभी कभी ने क्या होता है ना, ये येलो कलर में भी होता है, ठीक है, और येलो भी होता है, तो वो लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर ग्रीन होता है, ग्रीन मान के चलते हम लोग, ठीक है। तो ये कलर प्लास्टिड्स यानी ग्रीन के अलावा जितना भी कलर हो गया, रेड हो गया, अलग अलग जो भी है, 3-4 मतलब अलग अलग रंग के वो भी होते हैं, कोई कोई पत्ते पर्पल कलर के भी होते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं, ये सब। तो मतलब कुछ कुछ जो नॉर्मली पत्ते का कलर होता है, तो मतलब ग्रीन कलर के अलावा, पत्ते का रंग के अलावा कोई दूसरा अगर पत्ते का रंग है, फ्लावर्स तो छोड़ दीजिए, तो वो सब क्रोमोप्लास्ट के चलते होता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट, ये इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका कुछ एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट तो ये मेनली ग्रीन होता है, ठीक है, ये मेनली ग्रीन होता है और ऐसे ही होता है। बस इसको अब इसका फंक्शन समझते हैं। देखिए,
क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये तो पहले बात पत्ते का रंग डिसाइड करता है, ठीक है। फ्रूट्स जो होता है, फ्रूट, ये सब के रंग्स को, यानी जो ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन कलर ऑफ लीव्स और फ्रूट्स कलर, है ना, अलग अलग फ्रूट्स का कलर हो गया, है ना, और एक्सेप्ट ग्रीन कलर ऑफ लीफ के अलावा जितने भी कलर हो गए वो सब, तो ये सब क्रोमोप्लास्ट के चलते होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है ना, ये लीफ में ना स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये सब को स्टोर करता है। प्रोटीन की जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हो गए, प्रोटीन के टुकड़े, है ना, ऑयल्स को, स्टार्च को, तो ये सब स्टोर करता है। अब आप लोग तो यहाँ पे तो ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स समझ रहे, लेकिन स्टार्च क्या होता है इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। स्टार्च होता क्या है ना, आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे स्टार्च, व्हाट इज स्टार्च, स्टार्च होता क्या है, लेकिन एक बार जान लीजिए। स्टार्च, देखिए हम सभी को पता है कि प्लांट के लिव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, है ना। तो और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबको पता है, प्लांट का भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। तो ग्लूकोज का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब ग्लूकोज का फुल फॉर्म बोल रहा, फार्मूला, तो इसका होता है फार्मूला C6H12O6। तो ये बनता है फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी बनेगा फिर उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बना देता है। अब जैसे कि उसको कुछ फंक्शंस करना है, तो मतलब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा एनर्जी बन गया है, तो जहाज से मतलब किसी काम करने के लिए एनर्जी लगता है, उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बनाता है प्लांट, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान, बस इतना समझ लिए। तो सरप्लस जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक रूप में, एक रूप है जिसका नाम है स्टार्च। ये जो ज़्यादा ग्लूकोज, जो सरप्लस ग्लूकोज है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। और वैसे अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो जो ज़्यादा फूड न्यूट्रिएंट्स बनता है, फूड जैसे ग्लूकोज ज़्यादा बन जाता है ना, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, एनिमल सेल में। तो वो चीज़ होता है ग्लाइकोजन के तौर पे, अब क्या था, ग्लाइकोजन के फॉर्म में बन जाता है, और ये स्टार्च के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो इसी आप लोग को समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट, है ना। और क्लोरोप्लास्ट की मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इसका मेन काम है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब थोड़ा हम क्लोरोप्लास्ट का ना कुछ स्ट्रक्चर्स जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे है, देखिए क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से होता है। मेरे को थोड़ा, मैं ड्राइंग बहुत ख़राब है दोस्तों, तो ज़्यादा उसमें वो आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा होता है, इसमें ना ऐसे गोल गोल कुछ पार्ट होता है, ठीक है, ऐसे गोल गोल होता है, ये गोल गोल, यहाँ पे गोल गोल, है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट है और यही क्लोरोफिल है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये गोल गोल, ये सब क्लोरोफिल है, ठीक है, ये सेम चीज़ है। और मतलब इसी में क्लोरोफिल होता है। और एक पार्ट को मैं जो गोल गोल, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। इसी में क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल नहीं है, सॉरी ये क्लोरोफिल नहीं है, मतलब इसमें होता है ना, इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रोमा होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा, देखिए, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट इन नंबरस मेम्ब्रेन लेयर, सॉरी ये सब मेम्ब्रेन लेयर है, और इसी में डॉट 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 होगा जो कि क्लोरोफिल होगा। ये सब मेम्ब्रेन लेयर्स है, और ये जो एक दूसरे से एम्बेंडेड होता है ना, ऐसे 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 इसमें, इसी में धंसा हुआ होता है, और इसी को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, है ना। ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ जान लीजिए कि जो प्लास्टिड्स होता है ना, प्लास्टिड्स, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो अब तक हमने किस में पढ़ा है, तब लास्ट वीडियो में ना मेरे से गलती हो गई दोस्तों, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। जो ईआर मैंने बोल दिया था ना, डीएनए और राइबोसोम होता है, नहीं, ईआर में खाली राइबोसोम होता है बस, डीएनए उसका खुद का डीएनए नहीं होता है, उसको मतलब इग्नोर कीजिएगा। बस इतना जान लीजिए, प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। और राइबोसोम का तो मैंने आप लोग को काम बता दिया था। राइबोसोम का मेन काम होता है
प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। इसका मेन काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, तो प्रोटीन सिंथेसिस का इसका काम होता है। तो ये चीज़ें हम लोग आगे बढ़ते हैं और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ता। अब ये वैक्यूल क्या होता है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है सेल का। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, वैक्यूल्स आर स्टोर्ड सैक, ये इस तरीके का होता है, ऐसे गोल 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 ऐसे 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 होता है, ऐसे ही रहता है ये, है ना। इसका मेन काम होता है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करना, सॉलिड को भी लिक्विड को भी। वैक्यूल छोटे छोटे साइज का होता है एनिमल्स में वैक्यूल की साइज छोटी होती है, और प्लांट सेल में एनिमल सेल में वैक्यूल साइज छोटी होती है, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स की साइज थोड़ी बड़ी होती है। और ये प्लांट सेल में 50 to 90% स्पेस छेक लेता है, ठीक है, 50 to 90%, बहुत ज़्यादा है जी, है ना। और ये टर्जिटी क्या होता है, तो टर्जिटी आप समझ जाइए, ये एक तरीके से जैसे कि ना कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, प्लांट सेल है, और उसमें क्या है, उसमें वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है। और वैक्यूल में जब पानी भर जाता है, तो जब पानी भर जाएगा, अब देख किसी से पानी भर जाए तो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, है ना। तो जब सेल के वैक्यूल्स में पानी फिल हो जाए, पूरा भर जाए और वो फूल जाए, स्वेल कर जाए, तो हम लोग इसी को टर्जिटी कहते हैं, ठीक है, टर्जिटी, है ना, यही टर्जिटी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी को देख लीजिएगा, है ना, देख सब इसी को टर्जिटी कहते हैं। और रिजिडिटी थोड़ी मजबूती देती है, इसको मजबूती देता है, थोड़ा सा स्टेबल करता है, ये चीज़ है ना। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है वैक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड, है ना, एक तरह का प्रोटीन होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, जो कि भोजन से मिलता है ना, फूड से मिलता है, ऑर्गेनिक चीज़ों से, और कुछ प्रोटीन्स, है ना, और कुछ अलग तरीके के प्रोटीन जैसे कि लाइकोप्रोटीन, ये सब। तो ये सब को ये वैक्यूल स्टोर करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब जैसे दो प्रोसेस स्टार्टिंग में बताया था, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो आता है, तो एक तरह से एनर्जी भी स्टोर करता है ये, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं एमोइबा के बारे में। एमोइबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने फूड वैक्यूल्स में फूड को स्टोर करता है जो कि उसने कंज्यूम किया है ना। एमोइबा का इरेगुलर होता है, एक छोटा सा जीव, इसका कोई रेगुलर सा वो नहीं होता है ना। हमारा सपोज कीजिए एमोइबा है, ठीक है, और इसके इधर ना यहाँ पे कुछ भोजन आ गया, यहाँ पे भोजन है, इसको चाहिए। अब क्या करेगा, ये जो अमीबा है जिसके भोजन इधर है, इसका जो वैक्यूल है ना वो इधर आएगा पहले, है ना, ये वैक्यूल इधर आ गया इसको कंज्यूम करने के लिए, और ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, और इसको घेरेगा। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, हमने कहते हैं सूडोपोडिया, पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये ऐसे फिंगर स्ट्रक्चर क्योंकि इसको घेर लेता है, फूड पार्टिकल घेरा गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका वैक्यूल है, तो ये वैक्यूल में ऐसे चला गया, वैक्यूल में घींच लेता है, सक कर लेता है। फिर यहाँ पे आगे जाके ये वैक्यूल फिर इधर अंदर आ गया, है ना, और इसी में ये फूड पार्टिकल है, जब इसको चाहिए तो उससे एनर्जी लेगा, इसको पचा लेगा, है ना, ये सब चीज होता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है ना, अमीबा वो अपने फूड को कंज्यूम करता है, उससे फूड आइटम्स को ग्रहण करता है वैक्यूल के हेल्प से, ये ऐसा चीज होता है। और कभी कभी क्या करता है, इसके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है। ये एक और भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। ये क्या करते हैं ना, सेल्स, यूनिसेलुलर में बात कर रहा हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल्स की बात कर रहा हूँ। वो सब क्या करते हैं, एक्सेसिव वाटर को सेल से वैक्यूल के हेल्प से ही निकालते हैं, ठीक है, और वेस्ट और सम वेस्ट को भी निकालते हैं। यानी जैसे कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब इसके शरीर में ना ज़्यादा एक्सेसिव पानी है और इसको नुकसान करेगा, इसको उतना पानी चाहिए नहीं, तो ये वैक्यूल क्या करेगा ना, इसके अंदर सारा पानी को सोख लेगा और जो भी वेस्ट है उसको भी ले लेगा और उसको बाहर यहाँ पे आके फिर यहाँ से निकाल देगा, जाओ निकल मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा तू, है ना। तो ये सब चीज़ है। तो इसी तरीके से इसी तरीके से एक तो पहले बात ये सेल के स्ट्रक्चर्स में हेल्प करते हैं, इसका स्पेसिफिक एक फंक्शंस होता है ना, और ये हेल्प करता है, देखिए वैक्यूल्स हेल्प करता है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन का मेन होता है ना, जैसे कि
कुछ रेस्पिरेशन आपको मैं समझाता हूँ रेस्पिरेशन होता है क्या है। ऐसे रेस्पिरेशन का आपको इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बस इतना ही लिखा हो, लेकिन रेस्पिरेशन जान लीजिए होता है क्या है ना। आपको पता है हर जीव को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। यहाँ तक कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन से ही करता है। और ये होता कैसे तो इसको चीज को समझते हैं। सपोज कीजिए ना कि कोई सेल है, चाहे कोई जीव है, उसको ना कुछ खाना खाया, है ना। अब खाना खाया तो जैसे कैसे पता, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है रेस्पिरेशन से ही बनाता है। वहाँ पे रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एटीपी बनाने में, और वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से, समझ रहे हो ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी बनाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा। और वो भी कैसे बनाता है कि जब वो सेल में चाहे किसी इंसान के शरीर में किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब फूड आता है तो वो फूड को डायरेक्टली एनर्जी नहीं बना पाता है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक वैसा प्रोसेस होता है कि जब कोई फूड पार्टिकल है तो वो टूट के बिखर जाता है बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन, है ना, एंड कन्वर्ट इनटू पायरुवेट कंपाउंड। एक कंपाउंड बनता है पायरुवेट कंपाउंड, है ना, उसमें टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, और वही फिर जाके उससे एटीपी बनता है, और तब जाके हमारा शरीर उसको कंज्यूम करता है। तो रेस्पिरेशन ये होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स बाय ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। और जूनियर क्लासेस में रेस्पिरेशन तो पढ़ा होगा, सांस लेना सांस छोड़ना, तो वो अलग, वो तो ब्रीदिंग हो गया, वो तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो गया, लेकिन मेन रेस्पिरेशन का डेफिनेशन नहीं होता है। और जब आप लोग 10th क्लास में जाओगे तो आपको यही डेफिनेशन पढ़ना लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, है ना। तो ये सब चीज है। उसके बाद ये न्यूट्रिशन को जैसे कैसे बताया, न्यूट्रिशन को लेता है ना, वेस्ट मटेरियल को सेल से निकलता है, और एक चीज मेन है यहाँ पे, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, से प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक लास्ट हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब चीज समझते हैं। देखिए सेल डिवीजन होता है क्या, देखिए सेल डिवीजन अब सेल डिवाइड कर जाए, न्यू सेल्स बन जाए, चाहे सेल रिपेयर करे, तो इसी को हम लोग सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल का कोई पार्ट डैमेज है ना, तो वो सेल डिवाइड, तो पहली बात तो रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन हेल्प करता है। जैसे कोई जीव होता है ना, जैसे अमीबा, वो क्या करता है ना, सेल डिवीजन से ना, जैसे कोई अमीबा है, ये सपोज करो ये अमीबा है, तो ये सेल डिवीजन से ना ये टूट जाता है ना, न्यू डॉटर सेल्स इसको कहते हैं, तो न्यू अमीबा बन जाता है, 2 न्यू अमीबा फॉर्म हो जाता है सेल डिवीजन से, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई सेल डैमेज हो जाए, तो जब कोई सेल डैमेज हो जाता है तो सेल डिवीजन से उस पार्ट को रिपेयर भी कर लेता है, ठीक है। ये सब चीजें, तो इसी तरीके से सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन कितने प्रकार का, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, है ना। और सेल डिवीजन एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम, चाहे सेंट्रिओल कहते हैं, ठीक है, सेंट्रिओल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम थोड़ा माइटोसिस पढ़ते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड्स फॉर द ग्रोथ, है ना। माइटोसिस एक वैसा सेल डिवीजन है जिसमें कि कोई भी सेल डिवाइड करके, सेल को सेल में डिवीजन करके वो ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन से सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस जो कि मदर सेल है, जो मेन सेल है, जैसे कि मदर सेल है, जो मेन सेल है जिसमें ये हो रहा है, ये 2 नए डॉटर सेल्स में टूट जाते हैं। किसी का, हाँ, अब देखिए पहले तो माइटोसिस का एक था कि ये ग्रोथ करता है, ठीक है, और इसी प्रोसेस में ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अभी होता है क्या ना, जैसे कि अमीबा ये ग्रोथ भी कर सकता है, जैसे कि अमीबा है ना, ये रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये सेल डिवीजन से क्या करेगा ना, ये टूट के न्यू सेल मतलब नए अमीबा बन जाएगा। और ये चीज माइटोसिस करता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि एक अमीबा है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की पेयर है, ये आधा है ना, तो इसका क्रोमोसोम टूट गया, देखिए क्रोमोसोम टूट के आधा दोनों में बट गया और एक नया अमीबा बन गया। मान लीजिए, अब मैं तो अमीबा का एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ये माइटोसिस, यानी माइटोसिस का 2 फंक्शन, पहला बात ये तो ग्रोथ करता है ना, सेल को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, और एक मदर सेल से, है ना, एक मदर सेल से नए डॉटर सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। और
जितना और इसमें क्या लिखा है, और उतना ही क्रोमोसोम की संख्या होती है जितनी मदर में होती है, मदर सेल्स में होती है, उतनी ही क्रोमोसोम की संख्या और डॉटर सेल्स में होती है। जैसे देखिए इसमें 4 क्रोमोसोम है, इसमें भी 4 क्रोमोसोम है, भले क्रोमोसोम टूट गया है लेकिन 4 4 दो इसमें भी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि ये स्पेसिफिक सेल्स है ना, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पाए जाते हैं, यानी ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में कारगर होते हैं, जो कि माइटोसिस को फॉलो करते हैं, ये हमारे गैमेट को बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि आगे जाके फर्टिलाइजेशन करवाता है। ये मेनली ऐसे मल्टी सेलुलर में भी होता है। कहने का मतलब इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मल्टी सेलुलर में भी होता है और यूनिसेलुलर में भी होता है, जिस चलते नया फर्टिलाइजेशन होगा तो नया ऑफस्प्रिंग भी जन्म लेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए पहली बात, ये जो है माइटोसिस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों। जो माइटोसिस है ना, ये खाली क्रोमोसोम की संख्या को बस वो करता है ना, और ये सेल को ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये होता है एक स्पेसिफिक सेल डिवीजन से, जिसे कहते हैं मियोसिस। यानी जो कहने का मतलब ये जो है कि जो क्रोमोसोम की संख्या डिवाइड होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है, सेल का ग्रोथ भी होता है वो भी माइटोसिस के थ्रू होता है, और रिपेयर भी होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ना, ये हो पाता है मियोसिस के थ्रू। ये किसे हो पाता है? मियोसिस के थ्रू, है ना। और ये कॉन्जुगेटिव डिवीजन है ना, इसमें 2 टाइप के, तो मतलब डिवीजन 2 बार होता है। जैसे कि एक बार यहाँ पे समझिए, ये एक था, ये डिवाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद ये फिर टूटेगा। जैसे 1 से 2 बना और 2 से फिर 4 बन गया, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे हो जाता है, 2 बार डिवीजन होता है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि मियोसिस में ग्रोथ होता है, क्रोमोसोम की संख्या बस डिवाइड होती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की बात होती है, ऑफस्प्रिंग की जन्म देर की बात होती है, तब मियोसिस होता है। और इसमें आप देखिए, और इसमें जो न्यू सेल्स बनते हैं, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो वैसा सेल्स जिसमें कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाए, इसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड। और है ना, हैप्लॉइड ही कहते हैं, सॉरी यही हैप्लॉइड। कैसे लिखा था जी? ऐसे, अच्छा आप लोग देख लीजिएगा, हैप्लॉइड। और जब इसमें सेम होता है, उतनी संख्या होती है, तो इसको हम लोग डाइप्लॉइड कहते हैं। तो ये चीज़ है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जब क्रोमोसोम की संख्या दुगना होगी, मतलब इतना उतने की उतनी होगी, तो डाइप्लॉइड। जब क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो उसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग सभी ऑर्गन्स तक पहुँच लिए। और एट लास्ट में हम लोग काम करते हैं, बस प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर समझ लेते, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं ना। लास्ट टॉपिक हम लोग का मतलब है, लास्ट टॉपिक क्या समझे, लास्ट डिफरेंस ही है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। अब जरा इस पर गौर दे लेते हैं। पहला डिफरेंस, इनके पास सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट, नो सेल वॉल एब्सेंट, चाहे नो सेल वॉल आप लिख लीजिए, ठीक है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? नॉर्मली को इसके पास प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स होता है। इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होता है, नो प्लास्टिड्स। अब देखिए एक डिफरेंस ये, हाँ एक डिफरेंस ये है, इनके प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो अप टू 50 to 90% जगह छोड़ता है। यानी प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल में वैक्यूल्स की जो साइज होती है वो है ना, वो देखिए यहाँ पे है ना वैक्यूल्स, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों। ये जो वैक्यूल्स होता है ना, ये वैक्यूल्स की साइज बड़ी होती है। लास्ट टाइम बताया था ना, वैक्यूल्स की साइज लार्जर होती है, लार्जर वैक्यूल्स, और इनमें वैक्यूल्स की साइज स्मॉल होती है। तो वैक्यूल आर स्मॉलर देन प्लांट सेल, है ना। तो ये सब होता है। इनमें देखिए, इनमें ना सेंट्रोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में, जैसे कि यूनिसेलुलर में भी, मल्टीसेलुलर, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम।
और इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट। ठीक है, इनकी जो साइज होती है मेनली प्लांट सेल की, इनकी साइज मेनली रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, तो ये भी होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इनकी साइज मेनली स्पेरिकल, चाहे स्पेरिकल के साथ इरेगुलर भी हो सकती है, तो ये देख लीजिएगा, तो ये भी होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस समझ लीजिए, प्लांट्स सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है, इसमें प्लास्टिड्स होता है, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होता है। इसमें वैक्यूल की साइज लार्जर होती है, जो कि सेल वॉल प्लांट सेल में 50 to 90% से स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। इनके पास वैक्यूल्स छोटे साइज की होती है, इनमें सेंट्रोजोम नहीं होती है, इसलिए हम लोग सेंट्रोजोम नहीं होगी तो सेल डिवीजन भी नहीं होती है। तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन होता है लेकिन वो होता है टिश्यू लेवल पर, सेलुलर लेवल पे नहीं हो पाता है। तो मतलब वो चीज़ जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सेंट्रोजोम मतलब सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी सेल की साइज सेल्स होता है, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर होता है, स्पेरिकल से इरेगुलर होता है। दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पार्ट 4 तक पढ़ा है, जिसमें अंतिम में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस पढ़ा है, और तब जाके हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है दोस्तों। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो हम लोग का एक चैप्टर तो हो गया, हम लोग बाय एक और चैप्टर लाएंगे, है ना। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस था, है ना, जैसे कि ये क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, इधर वाला क्वेश्चन हमने देखा था पार्ट 1 में, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूटा था। अब देखिए, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। अब देखिए कैसे सब्सटेंस CO2 और वाटर सेल में एंट्री करता है। CO2 कैसे एंट्री करेगा, डिफ्यूजन से, ठीक है ना, याद है, डिफ्यूजन से। और वाटर ऑस्मोसिस से एंट्री करेगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने को बोला। और ऑस्मोसिस में भी 3 था, ये हो गया हाइपरटोनिक, हाइपर आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक था ना, ये था, ये चीज हो गया। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा नॉर्मली जब सेल मेम्ब्रेन किसी स्पेसिफिक चीज को एंट्री देता है और किसी और उसी चीज को एग्जिट करता है, मतलब शरीर को, जो सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो कुछ स्पेसिफिक चीज को सेल में एंट्री करता है और वेस्ट मटेरियल को शरीर सेल से निकालता है। इसीलिए हम लोग इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिलेक्ट करते हैं कि ये नुकसानदेह, इसको निकाल दो, और सिलेक्ट करता है कि ये फायदेमंद चीज है, सेल को एनर्जी देगा तो इसको सेल में एंट्री दो। तो इसीलिए सिलेक्ट ना करता है, इसलिए इसके कहते हैं हम लोग सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीज यहाँ तक हो ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहाँ थे, यहाँ पे थे। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स हु हैव स्टडीड कंटेन ओन जेनेटिक मटेरियल। तो 2 थे, 2 कौन कौन से थे, एक था माइटोकॉन्ड्रिया, एक था प्लास्टिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था, वहां पे तो गलती हुआ, वहां सिर्फ राइबोसोम था। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट हैपन। जब कोई सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए, यानी सेल का मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाए, तो क्या होगा सेल के साथ, सेल और कौन सा केमिकल इन्फ्लुएंस होगा। तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा, तो जिस चलते सेल ब्रस्ट हो जाएगा लाइसोम के द्वारा। तो इसलिए लाइसोम को लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। अब उसी रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई लाइसोम नोन सुसाइडल बैग। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया, तो लोग उसको बना लीजिएगा। वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल इन ER बाय द RER। तो ये चीज देख लीजिएगा, हो गया। ये सब कुछ क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा, एंड नेक्स्ट चैप्टर का, तो उस स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा, उस छोटा सा क्लिप उसी में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।